नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की जंगबंदी प्रपोज कर दी गई है। यूक्रेन और अमेरिका और यूरोप 30 दिन की इब्तदाई जंगबंदी के ऊपर एग्री हो गए हैं। यह इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। अब सिर्फ और सिर्फ रशिया को एग्री होना है यूक्रेन की जंगबंदी के ऊपर, और उसके बाद जब यूक्रेन की जंग रुक जाएगी तो इसके ह्यूज इंपैक्ट होंगे, क्योंकि जो यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात हुए। उसके बाद आपने देखा कि एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ी दुनिया के अंदर, और साथ दुनिया को इकोनॉमिक चैलेंजेस और सबसे बढ़कर जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं वो आपको देखने को मिले। तो यूक्रेन की जो जंगबंदी है उसके बहुत बड़े असरात दुनिया के ऊपर होंगे। मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ एक चीज को आप नोट करें कि अगर रशिया का सिर्फ ऑयल आलमी मंडी के अंदर आ जाएगा तो ये कीमतें धड़म से नीचे गिर जाएंगी, तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया में वो नीचे चली जाएगी। इससे जो पॉलिटिकल क्राइसिस मुख्तलिफ मुल्कों में होते हैं, महंगाई की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, वो डायरेक्टली उससे मुतासर होंगे, यानी उनको बेनिफिट होगा। तो ये एक ऐसा अमल है जो पूरी दुनिया के ऊपर असरअंदाज होने जा रहा है। अब ये इतने डिसाइडिंग मोड के ऊपर पहुंच गया है कि एक चीज के ऊपर एग्री कर लिया गया है। ये बात ध्यान में रखें कि ये पहला ऐसा मरहला आ रहा है। 30 दिन की इब्तदाई जंगबंदी जो है वो प्रपोज कर दी गई है। अब देखना यह है कि रशिया इसको एग्री करता है या नहीं। अमेरिका के ट्रंप के जो इन्वॉय हैं स्पेशल, वो इस वक्त प्यूटन से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान एक और अमल हुआ है। साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन के लिए असलहा सप्लाई शुरू कर दी है। जंगबंदी प्रपोज की है, साथ ही असलहा सप्लाई जो है वो यूक्रेन के लिए शुरू कर दी है। अब इसकी क्या मंतक बनती है? हालांकि ट्रंप ने असलहा सप्लाई रोकी जंगबंदी के लिए, जंगबंदी के ऊपर एग्री करवा के साथ उनको असलहा देना शुरू कर दिया। तो इस पर क्या रशिया एग्री होगा? फिर अब देखिए एक और काम हुआ है। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के ऊपर टैरिफ लगा दिए। बहुत बड़ी एक और खबर कि अमेरिका ने यूरोप के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। उनकी इकोनॉमी का ऑलरेडी बेड़ा गर्क है, ऊपर से जनाब ट्रंप, और ये काफी दिनों से बात चल रही थी और यूरोप कह रहा था कि मतलब वो इंगेज भी कर रहा था, थोड़ा सा ये भी कह रहा था कि अगर टैरिफ लगे तो हम जवाब देंगे। लेकिन वो ट्रंप ने जो वो कनाडा के ऊपर भी और यूरोप के ऊपर भी टैरिफ जो है वो बाकायदा तौर पर लगा दिए हैं। अब यूरोप से सख्त तरीन बयान जो है वो अमेरिका के खिलाफ आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, जवाबी जो इकदामात है वो उठाएंगे। तो अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो कशीदगी चल रही थी उसके अंदर ये बहरहाल कहीं इजाफा हो गया है। इसी दरमियान जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो एक बड़े अहम तरीन मुल्क के दौरे के ऊपर पहुंच गए और वो बेलारूस पहुंचे हैं। वहां पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वहां पर एडवांस टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर, कॉपरेशन, सैंक्शन, बहुत सारी चीजें जो वहां पर डिस्कस होने जा रही हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दौरा ईरान का बेलारूस का इस वक्त हो रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसी दरमियान सीरिया में ताजा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं? जो अल-शरा हैं वो रवाना हो रहे हैं ब्रसल्स के लिए, यूरोप उनको इन्वाइट किया गया है। लेकिन इसी दरमियान इजराइल ने जंगी त्यारे सीरिया के लिए भेजे हैं। दरूज जो फैक्टर है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है इजराइल, और वहां पर जंगी त्यारे शाम की तरफ भेजे गए हैं। ताजा तरीन ये गैर मामूली डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आपने बहुत सारे जालिमों के किस्से माजी में पढ़े होंगे, सुने होंगे। आप अगर उनका आखिरी वक्त देखते हैं, जो बड़े बड़े जालिम होते हैं, तो आखिरी वक्त के अंदर जो हालात वाकयात हो रहे होते हैं वो बताते हैं कि अंजाम क्या होगा। तो इस वक्त नेतन्याहू के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नेतन्याहू के साथ जो हालात वाकयात इस वक्त पेश आ रहे हैं, उससे आप नेतन्याहू का जो अंजाम है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो इजरायली फौज पागल हो चुकी है ये गुनाह अजीम करने के बाद। 1,70,000 वो तो इनरोल हो चुके हैं, ज़हनी मरीज, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इस वक्त वो करवा रहे हैं, जिसमें से 10,000 को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस गुनाह अजीम के बाद इजरायली फौज भी ट्रॉमे का शिकार हो चुकी है, नेतन्याहू भी इस वक्त जो है वो पागल हो चुका है। नाज़रीन, बड़ी बड़ी खबर है। नेतन्याहू का 17th ट्रायल हुआ है, जो उसका करप्शन और वो सारे चल रहे हैं। नेतन्याहू की जजेस के साथ बाकायदा झड़प हुई है, बाकायदा लड़ाई हुई है, वहां पर तलख कलामी हुई है। नेतन्याहू ने शाउट किया है बाकायदा अदालत के अंदर, यानी जिसको कहते हैं ना कि पागल हो जाना। नेतन्याहू इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट पागल हो चुका है, और जो अल्फाज वहां पर सामने आ रहे हैं, बाकायदा चीखो पुकार हुई है। और जो बातें नेतन्याहू ने की हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेतन्याहू का इख्तिताम है। जरा सुनिएगा, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और ये इजराइल का जो एक्सट्रीमिस्ट मीडिया या प्रो नेतन्याहू मीडिया, उसकी जुबानी हम आपके सामने रख रहे हैं कि अदालत के अंदर हुआ क्या है। नेतन्याहू लॉस्ट हिज टेम्पर इन कोर्ट, आपे से बाहर होगा नेतन्याहू, एंड शाउटेड, और चिल्लाया एट द जजेस के ऊपर, सेइंग, और उसने कहा दे मेड माई लाइफ मिजरेबल। नेतन्याहू ने मतलब अदालत लगी हुई है और टेम्पर लूज कर गया, आपे से बाहर हो गया, और जैसे आप कहते हैं बाकायदा बंदा पागल हो जाए। तो उसके बाद उसने क्या कहा है कि इन जजेस ने, इस अदालत ने मेरी जो लाइफ है वो मिजरेबल बना दी है, मेरी हालत काबिल रहम कर दी है।
ये इस वक्त दुनिया का सबसे जालिम तरीन शख्स बोल रहा है, और जिसने हजारों फलस्तीनी औरतों और बच्चों को शहीद किया है। हजारों, एक पूरी की पूरी बच्चों की जनरेशन है जो गजा के अंदर शहीद हो चुकी है। 12,000 से ज्यादा औरतें हैं जो वहां पर शहीद हुई हैं, और 1 लाख से ज्यादा कैजुअलिटीज ऑन रिकॉर्ड अभी बताई जाती हैं, और अभी थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज मलबे तले दबी हुई हैं। ये इस अकेले शख्स ने किया है, और आज क्या कह रहा है कि मेरी लाइफ जब मिजरेबल हो चुकी है, तो ये इसका अंजाम है। दूसरी बात इसकी देखिए, नेतन्याहू नॉक्ड ऑन द कोर्ट प्लेटफॉर्म एंड सेड आई हैव द राइट टू अ फ्यू मिनट्स टू डिफेंड माई सेल्फ। मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाए, मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। तो बात नाज़रीन पता क्या है, इस वक्त कोई भी नेतन्याहू के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पिछले 30 साल हैं, ये सारा किया धरा इस एक शख्स का, इस नेतन्याहू का है। ये सारी जो जंगें मिडिल ईस्ट में हुई हैं उसमें इस बंदे का किरदार है। और आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े जालिम होते हैं आखिरी वक्त में, आप एक बड़ा फिनोमेना देखते हैं, कुदरत का एक इंसाफ आप देखते हैं। आगे तो जो होना है दुनिया में, उनको कैसे इबरत निशान बनाया जाता है। इन जालिमों से जो इनकी अपनी कौमें होती हैं वो अपने आप को डिटैच कर लेती हैं। यानी ये सारे इस तरह के जुल्म करते तो इसलिए है ना कि जी हम अपनी कौम की कोई बर्तरी, कोई फतह हासिल करेंगे। आखिरी वक्त में क्या होता है कि इनकी अपनी जो कौमें होती हैं वो उस शख्स को डिटैच कर देती हैं, अपने आप को उससे लाताल्लुक कर लेती हैं। बल्कि हमने ये भी देखा है कि वो कौमें उस शख्स की कुर्बानी के साथ अपना कफारा करती हैं। यही हाल बहुत सारे जालिमों के साथ हुआ है, यही हाल इसके साथ होगा। इस वक्त अगर आप नजर दौड़ाएं तो कोई भी, इवन इजरायली भी इसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस वक्त की एक तो सूरत हाल है। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बड़े अहम तरीन मुल्क बेलारूस पहुंच गए हैं, और बड़ा आप कह लें कि हाईली इंपॉर्टेंस का ये दौरा है। और वहां पर क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, सैंक्शंस, कोऑपरेशन, ये तमाम चीजों के पर बातचीत इस वक्त हो रही है। ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो रूस और चीन के साथ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन 2 और ममालिक के साथ बढ़ रहे हैं। वो नॉर्थ कोरिया है और वो बेलारूस है। नॉर्थ कोरिया और बेलारूस के साथ जो कोऑपरेशन है वो बढ़ रहा है, और आप देखिए कि इन दोनों ममालिक के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज है, दोनों के पास। और अभी आप नॉर्थ कोरिया को देख रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हो गए, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो गए, फिर उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है। खास कोऑपरेशन इनके साथ ईरान का बढ़ रहा है। कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं, इस पर वेस्ट की नजर है, इसके ऊपर इजराइल की नजर है कि यहां पर क्या चीजें हो रही हैं। ईरान डिफेंस मिनिस्टर इन बेलारूस टू बोल्स्टर मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक टाइज, हाई लेवल टॉक्स होंगी स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कोलैबोरेशंस में। और जब डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे तो जो आगे से हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर आकर इस्तकबाल किया, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है, इन ताल्लुकात की क्या सिग्निफिकेंस है। डिफेंस मिनिस्टर का हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने एयरपोर्ट के ऊपर आकर जब इस्तकबाल किया है, और इनकी मीटिंग होगी टॉप मिलिट्री एंड सिविलियन लीडर्स के साथ, और की इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट ये जेर गौर आएंगे, जिसमें डिफेंस पार्टनरशिप है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। ईरान मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसमें बाकायदा तौर पर डिस्कस होगा। फिर कैसे मिलिट्री जो कॉपरेशन है उसको डीप करना है, और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन इसमें मजीद डीपर एंड क्लोजर डिफेंस टाइज। एंड ईरान और बेलारूस दोनों जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उनको फेस कर रहे हैं, तो और फिर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं। यानी ईरान अपने खित्ते में एक चैलेंज उसको दरपेश है, इजराइल की सूरत के अंदर, अमेरिका की सूरत के अंदर, और बेलारूस को भी एक रीजनल जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, साथ वेस्टर्न सैंक्शंस हैं। तो दोनों मिलकर इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि इन सैंक्शन से और इन जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से हमने कैसे निपटना है। फिर ज्वाइंट डिफेंस इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, ड्रिल्स की जा सकती हैं, कोई टेक्नोलॉजी मिलकर डेवलप की जा सकती है, ये सारी चीजें होंगी। आर्म्स डेवलपमेंट, ये आगे आ गया ना कि ज्वाइंट डिफेंस जो वेंचर्स होंगे उसमें मिलकर असले की प्रोडक्शन होगी। एंड स्ट्रेटजीज फॉर काउंटरिंग शेयर्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स, और वो स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी कि जिसमें दोनों को कॉमन थ्रेट्स हैं। एंड टेक्नोलॉजी में क्या होगा, पर्टिकुलरली ड्रोन्स एंड मिसाइल सिस्टम्स व्हिच हैव गेन्ड प्रोमिनेंस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। टेक्नोलॉजी के अंदर जो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत प्रोमिनेंस हासिल कर चुकी है, यानी बड़ी रिप्यूट हासिल हो गई है ईरान के ड्रोन्स को और उनके मिसाइल को। और ईरान के ड्रोन्स आपको पता है कि रशिया और चाइना भी, तो उसके ऊपर बात होगी। अब आप जरा गौर करें कि अमेरिका तो इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है ईरान को काबू करने में, कंट्रोल करने में, और उसका मिसाइल प्रोग्राम रोकने के अंदर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वो तो अपने मिसाइल प्रोग्राम को और बढ़ा रहे हैं, अपने ड्रोन प्रोग्राम को जो है वो और बढ़ा रहे हैं। तो ईरान जो है वो अपनी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है,
और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है कि अमेरिका की वेस्ट की जो सैंक्शंस हैं उनसे कैसे निपटना है। अभी यह खबर भी सामने आ रही है कि ट्रंप ने खास मैसेज ईरान के लिए भिजवाया है और वो मैसेज आज या कल के अंदर एक अरब कंट्री के थ्रू ईरान तक पहुंच जाएगा। बाकी जो यूक्रेन की जंगबंदी है जिसके ऊपर आगे चलकर हम बात करेंगे वो असरअंदाज होगी। अमेरिका के रूस चीन के साथ ताल्लुकात और यूक्रेन की जंगबंदी ये असरअंदाज होंगे कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील होगी या नहीं होगी, ईरान के साथ कोई सुलह वाला मामला होगा या नहीं होगा। अगर यूक्रेन की जंग नहीं रुकती और उधर अमेरिका और रशिया के मामला सेटल डाउन नहीं होते और वहां पर कशीदगी बढ़ती है तो फिर ये इस न्यूक्लियर डील या किसी किस्म के कॉपरेशन या एग्रीमेंट का यहां होना भी मुश्किल है। लेकिन अगर वहां पर सेटलमेंट हो जाती है तो फिर काफी चांसेस आप कह सकते हैं, 100% नहीं कह सकते, चांसेस आप कह सकते हैं कि यहां पर भी कोई मामला तय पा सकता है। तो ये तमाम चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। इसी दरमियान सीरिया से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। सीरिया में नाज़रीन इजराइल जो है वो मुसलसल द्रूज कम्युनिटी जो है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है और प्रोवोकेटिव मेजर जो है वहां पर ले रहा है और उन द्रूज के नाम के ऊपर वहां सीरिया में मुदाखलत कर रहा है। अभी क्या हुआ है कि बताया जा रहा है कि इजराइल ने बाकायदा फाइटर जेट्स भेजे हैं। जो जुलानी की फोर्सेस अगर इस सदरन सीरिया में इधर आने की कोशिश कर रही हैं तो उसमें आगे इजराइल जो है वो फाइटर जेट्स भेज रहा है उनको पीछे धकेलने के लिए, यानी वो पूरे सदरन सीरिया में अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। इजरायली मीडिया, इजराइल हैज सेंट फाइटर जेट्स टू प्रोटेक्ट द्रूज देयर। एक द्रूज वो हैं जो गोलान हाइट्स के ऊपर बैठे हैं, वो गोलान हाइट्स जो 70 से इजराइल के कंट्रोल में है। बाकी द्रूज वो हैं जो इधर सीरिया वाले इलाके में बैठे हुए हैं। वैसे तो ये सारा ही सीरिया का इलाका ना, लेकिन ऑक्युपाइड और बाकी जो सीरिया का है। तो इस वक्त जो सीरिया वाला एरिया है वहां पर जो द्रूज हैं इजराइल उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है कि इनकी भी जिम्मेदारी हमारी है, इनको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। वहां पर वो फाइटर जेट्स उसने भेजे, ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। द प्लेन्स फ्लू एट द लो ऑल्टीट्यूड टू सेंड अ मैसेज टू द न्यू रिजीम दैट इजराइल विल प्रोटेक्ट द द्रूज। अब ये फाइटर जेट्स गए हैं और ये लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर वहां पर फ्लैग करते रहे और इसके जरिए इजरायली मीडिया बता रहा है कि जुलानी को ये मैसेज भेजा गया है कि हम द्रूज को प्रोटेक्ट करेंगे। हालांकि द्रूज कह रहे हैं हमें आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि फिर ये कैसे इंटरवेंशन होती है। द प्लेन्स फ्लू एट द लो ऑल्टीट्यूड टू रिपेल द सीरियन प्रेसिडेंट्स मैन हु ट्राइड टू अप्रोच द द्रूज। वो जो फोर्सेस आई हैं द्रूज के इलाकों में दाखिल होने के लिए, आगे से मतलब इन्होंने फाइटर जेट्स भेजे हैं और फिर इन फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा है। यानी जो जुलानी की फोर्सेस हैं, दमास्कस अथॉरिटीज की जो फोर्सेस हैं उनको पीछे हटना पड़ा है इनके जंगी चारों की वजह से। तो एक तरह से ये अपना कंट्रोल जब सदरन सीरिया में भी हासिल करना है, भाई ये तो उनके पास का एरिया है ना, लेकिन वहां पर भी ये जेट्स भेजकर ये इस वक्त प्रोवोकेटिव हरकतें कर रहे हैं। तो ये एक तो मामला है। इसमें आप देखिए कि वो जितना अलावाइज के साथ या बाकी कोई अंदरूनी मसले खुद खड़े करेंगे तो इजराइल ही को फायदा होगा। अब जैसे एसडीएफ के साथ सुलह हुई है तो इजराइल इस पर खुश नहीं है। इसी तरह जो कोस्टल लाइन के ऊपर हुआ है, जो अलावाइज के साथ हुआ है, उसकी जो है ना जस्टिस उसका होना चाहिए और उन सब लोगों को, वो शाम के लोग हैं और सिविलियंस हैं, उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन जो मिलनी चाहिए। जितना ये वहां पर गलती करेंगे उतना फायदा जो इजराइल को होगा। आपके सामने है कि वो अपने कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलशरा जो है वो विजिट कर सकते हैं यूरोप को और ब्रसल के अंदर जो समिट होने जा रहा है, डोनर समिट सीरिया के लिए, उसमें वो शिरकत करेंगे। और उर्दुगान ये कह रहे हैं देयर आर दोज हु वांट टू इग्नाइट सेक्टेरियन स्ट्राइफ इन सीरिया, कि यहां पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो शाम के अंदर सेक्टेरियन जो लड़ाई है उसको फैलाना चाहते हैं। अब ये कौन से लोग हैं उनका नाम लिया जाना चाहिए। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन जरा जो यूक्रेन के हवाले से खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है, पूरी मतलब एक ऐसी खबर होती है जिसके पूरी दुनिया के ऊपर असरात होते हैं, तो ये वो वाली खबर है। और यूक्रेन का मामला इंतहाई डिसाइडिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है। जो रियाद के अंदर टॉक्स हुई हैं उसका ये नतीजा सामने आ रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन एक प्रपोजल के ऊपर एग्री हो गए हैं। अमेरिका ने प्रपोजल रखा है 30 डेज का इब्तदाई सीजफायर किया जाए, यूक्रेन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो और फिर आगे उसके यूरोप ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी ये ह्यूज डेवलपमेंट है और यूरोप, यूक्रेन, अमेरिका इस पर एग्री हो गए। अब सिर्फ बात इतनी सी है कि अगर रशिया इसके ऊपर एग्री हो जाता है तो यूक्रेन की जंगबंदी हो जाएगी। यानी एक चीज सामने आ गई है, उस पर सबका इत्तेफाक हो गया है। नाउ बॉल इज इन रशियन कोर्ट। अगर वो इसको एग्री कर लेते हैं तो फिर ये यूक्रेन की जंगबंदी हो जाएगी, जिसके असरात मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़े से आपको बताए कि मैसिव इसके इंपैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर होने जा रहे हैं अगर ये जंगबंदी होती है। कुछ हेडलाइंस देखिए। यूक्रेन एग्रीज टू 30 डेज सीज फायर बाय यूएस
द गार्डियन, यूक्रेन एग्रीज टू 30 days ceasefire as US prepare to lift military aid restrictions. US lift aid pause as Kyiv backs 30 day ceasefire. Ukraine is ready to accept a 30 day ceasefire if Russia agrees. German chancellor, now it's up to Putin. अब ये प्यूटन के ऊपर है और वो कह रहे हैं कि इससे पता चल जाएगा कि रशिया अमन चाहता है या नहीं चाहता। वो यूरोप का जो एक बयानिया है। इसी दरमियान क्या हुआ है, अजब काम हुआ है, यानी जंगबंदी प्रपोज हुई है और साथ ही अमेरिका ने जो असलहा सप्लाई है वो खोल दी है। यूक्रेन के लिए दोबारा से असलहा सप्लाई शुरू कर दी गई है। पोलैंड ने इसको कंफर्म किया है। यूएस एड डिलीवरीज टू यूक्रेन बैक टू प्रीवियस लेवल, पॉलिश फॉरेन मिनिस्टर कंफर्म्स। यानी जो जिस पहले लेवल के ऊपर, जिस पेस के ऊपर असलहा सप्लाई यूक्रेन को की जा रही थी, उसी लेवल के ऊपर दोबारा शुरू हो चुकी है। अब ये बिल्कुल अजीब मामला है। और साथ ट्रंप ने कहा कि वो सैंक्शन लगाएगा रशिया के ऊपर अगर उसने इस प्रपोजल को एग्री ना किया। यानी पहले ट्रंप ने क्या किया कि वो यूक्रेन के सदर को इंसल्ट किया, उसको व्हाइट हाउस से निकाला और यूक्रेन को सब कसूरवार ठहराया इस जंग का, और यह भी कहा कि यूक्रेन जंगबंदी नहीं चाहता, ज़ेलेंस्की जंगबंदी नहीं चाहता, प्यूटन की तारीफें की। अब क्या हुआ है कि उसी यूक्रेन को असलहा सप्लाई शुरू कर दी है और उसी प्यूटन उसी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी दे दी है। अब ये अजब मामला हुआ है। अच्छा, ये जो ट्रंप की तरफ से ये वाली हिकमत अमली सामने आ रही है, ये ऐसा इसको आप समझ सकते हैं कि ट्रंप अपने अंदाज में इसको एक एज अ प्रेशर टूल इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो रशिया को ये मैसेज दे रहा है कि अगर इस प्रपोजल के ऊपर एग्री ना किया तो फिर हमारी असलहा सप्लाई शुरू हो चुकी है। इससे क्या होगा कि तुम जो तेजी के साथ इलाके ले रहे हो वो नहीं ले सकोगे और तुम्हारी जो आगे एडवांसमेंट है वो रुक जाएगी। इसलिए अब इसको कबूल कर लो तो यही बेहतर है। ठीक है, ये काइंड ऑफ ट्रंप अपनी तरफ से प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप देखें तो क्या इस तरह की फोर्स या इस तरह के एक्शंस या कोई सैंक्शंस, क्या वो रशिया को जंगबंदी के ऊपर फोर्स कर सकते हैं? क्या उसको मजबूर कर सकते हैं? या हमास मजबूर नहीं हुई तो रशिया मजबूर हो जाएगा? तो इसलिए ये वाले एक्शन काम करने वाले नहीं हैं। ठीक है, अगर रशिया इसको एग्री करता है तो वो एग्री करेगा। ऐसे नहीं कि अच्छा वो अमेरिका ने असलहा सप्लाई शुरू कर दिया तो वो एग्री कर जाएगा। भाई यहां पर हमास ने एग्री नहीं किया, हमास ने सरेंडर नहीं किया, तो रशिया सरेंडर करेगा इन चीजों से? तो ये तो बहरहाल होने वाला नहीं है। दैट्स ओनली डिपेंड के अगर प्यूटन इसको मान जाते तो मान जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि ऐसे वो मानेंगे कि असलहा देकर उसके ऊपर प्रेशर डालकर। मीनवाइल जो स्टीव विटकॉफ है वो पहुंच रहे हैं, कल बताया जा रहा है कि वो प्यूटन से मिलेंगे और उसके बाद प्यूटन और ट्रंप की मुलाकात भी तय हो रही है। अच्छा, इसी दरमियान क्या हुआ है कि यूरोप में बड़ी खुशी मनाई गई। एक तो 30 डेज का सीज फायर और इसको यूरोप ने वेलकम किया, और साथ जो असलहा सप्लाई शुरू हो गई यूक्रेन की, इसको मतलब यूरोप में बड़ी जबरदस्त और इसको वेलकम किया गया और खुशी मनाई गई। लेकिन अभी वो पूरी तरह से लड्डू खा नहीं सके थे कि एक और काम हो गया। अभी पूरी खुशी नहीं हुई, अभी पूरा उन्होंने भंगड़ा डाला नहीं है। ट्रंप ने क्या किया है कि बॉम्बशेल गिरा दिए यूरोप के ऊपर और टैरिफ अनाउंस कर दिए। यूरोप जो ऑलरेडी पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, यूरोपीय यूनियन जो अपनी एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल मोड के अंदर जा चुका है, उसके ऊपर जनाब जो है वो टैरिफ लगा दिए और यूरोप का आगे से सख्त तरीन रद्देमल सामने आ रहा है। मैं सिर्फ एक खबर आपके सामने इस दरमियान रखता हूं, एक चीज आपको समझाने के लिए। अब देखिए कि अमेरिका के अंदर जो स्टूडेंट है महमूद खलील, जो प्रो पैलेस्टाइन जिन्होंने मुजाहरे किए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अभी उनकी हेयरिंग होगी और बहुत बड़े मुजाहरे उस अदालत के बाहर हो रहे हैं। तो सिर्फ आप ये देखिए कि ट्रंप को अंदरूनी और बैरूनी किस तरह के चैलेंजेस का सामना है। तो वो इजराइल के जो क्राइम्स हैं उनको कब तक प्रोटेक्ट कर सकेगा, इजराइल के साथ इस तरह की चीजों में कब तक आगे चल सकेगा। ठीक है, अब गिरफ्तारियां हो रही हैं तो और मुजाहरे वहां पर बढ़े हैं, तो कब तक वो इन चीजों को लेकर चल सकेगा। तो इसलिए ये जो बाकी फ्रंट्स हैं ये इस बात का तकाजा करते हैं ट्रंप से कि उनको इस पर भी बहरहाल एट द एंड बैकफुट के ऊपर आना पड़ेगा। वॉर के ऊपर तो वो आ चुके हैं। जो भी पॉलिसीज हैं जो आपके सामने है वो कामयाब इंप्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि और बहुत सारे मामला हैं इस वक्त। तो यूरोप की हम बात कर रहे थे कि यूरोप ने रिटेलिएट किया। अब देखें ना, ये चैलेंज है, यूरोप आगे से लगा रहा है, कनाडा के ऊपर भी लगाए हैं, कनाडा आगे से वो लगा रहा है, तो ये मसला है ना। और फिर आप अमेरिका के अंदर इस पर इलोन मस्क के खिलाफ बायकॉट मूवमेंट शुरू होगी, उस पर भी आगे चलकर अगली वीडियो में बात करेंगे। ट्रंप टैरिफ्स ऑफ 25% ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम टेक इफेक्ट, प्रॉम्प्ट क्विक EU retaliation announcement. US adds 25% tariff on Canadian steel and aluminum imports, and European Union strikes back against US steel and aluminum tariffs with the retaliatory package. यूरोप ये कह रहा है कि वो एक पूरा पैकेज ऑफ काउंटर मेजर्स, यानी ये नहीं कि एक आध नहीं लगाएगा टैरिफ, बल्कि पूरा पैकेज वो अनवील करने जा रहा है, अभी अनाउंस करने जा रहा है कि जो वो अमेरिका से चीजें मंगवाते हैं उसके ऊपर कहां पर वो टैरिफ लगाएंगे। इट इज नॉट इन एनीवन्स इंटरेस्ट टू बर्डन देयर इकोनॉमीज विद टैरिफ। यूरोप अमेरिका को कह रहा है
कि हम आपस में लड़कर एक दूसरे को कमजोर करेंगे, हम ये आपसे लड़ाई हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। द टैरिफ्स इंपोज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टुडे आर टेकिंग अस इन रॉन्ग डायरेक्शन। यूरोप कह रहा है ये ट्रम्प साहब जो हैं इनकी पॉलिसीज हमको गलत डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रही हैं। वी डीपली रिग्रेट द यूएस टैरिफ इंपोज्ड ऑन यूरोप। हमें बहुत पछतावा है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए। वी आर टेकिंग डिसाइसिव स्टेप्स टू अडॉप्ट काउंटर मेजर्स। तो बात यह है कि देखे ना, इत्तेहाद खत्म हो गए, वो सब वादे सब खत्म हो चुके हैं। यानी यूरोप जो ऑलरेडी सर्वाइवल मूड के अंदर है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर टैरिफ लगाकर उसकी इकोनॉमी को और बेड़ा गर्क करना, तो ये कौन सा इत्तेहाद है भाई? ये ईरान के ऊपर नहीं लगे हैं, ये यूरोप के ऊपर लगे हैं। तो इसलिए ये कशीदगी भी बहरहाल आगे बढ़ रही है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राज जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।